वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता आनंद की देने वाला प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक है। हम उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान सुख तेज का ध्यान करते, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और सत्कर्म और प्रेरित करते रहे। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सभी को मेरा प्रणाम। वेरी गुड। चलिए, राधे मैम। राधे राधे। प्रणाम मैम। प्रणाम। चलिए, आज हमारा है पेज नंबर 27 पढ़ते हैं ना। मैम कौन सा पेज है नंबर? पेज नंबर 27, प्रश्नोत्तर नीति। थर्टीन पॉइंट। मिला सभी को? हाँ, जिस किसी का भी माइक ऑन है वो प्लीज अपना माइक बंद करे, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। चलिए, प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति सुकरात के समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है, इसलिए इस नीति को सुकराती विधि भी कहा जाता है। सुकरात के अनुसार प्रश्नोत्तर प्रणाली के 3 प्रमुख सोपान यानी कि 3 स्टेप्स मुख्य होते हैं, मेन होते हैं। जैसे प्रश्नों को व्यवस्थित रूप में निर्मित करना, उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो। ये पीछे भी मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना। इसमें निम्न, मध्यम तथा उच्च स्तर के प्रश्न आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर, पात्र अभिनय या अनुकरणीय अथवा भूमि निर्वाह नीति। इसके नाम से आप क्या समझते हैं? जैसे नाम में लिखा है पात्र अभिनय, फॉलो करना मैम। फॉलो करना मतलब कैसे? जो पहले से हो चुका है ऑलरेडी उसको रेफर करके कुछ करना। नहीं, पात्र अभिनय का मतलब होता है रोल प्ले करना, है ना? यानी कि रोल के माध्यम से समझाना, है ना? जैसे स्कूल में जो नाटक होते हैं, है ना, छोटे छोटे नाटक होते हैं, नौटंकी नुक्कड़ नाटक होते हैं, तो उनके द्वारा भी बच्चों को समझाया जाता है ना? अब इसको पूरा डिटेल में लेते हैं। प्रश्नोत्तर विधि को छोटा इसलिए रखा शॉर्ट में क्योंकि वो पीछे ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस हो चुकी है ना, और आप सबको क्लियर भी है वो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यह अभिनात्मक विधि है जिसका संबंध ज्ञानात्मक तथा सामाजिक कौशल विकसित करने से है। इससे छात्रों की रुचि, है ना, छात्रों की रुचि का, छात्रों की अभिरुचि तथा अभिवृत्ति तीनों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसमें अनुकरणीय शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इस पात्र अभिनय या नाटकीय विधि में कक्षा को छोटे छोटे समूह, यानी कि जो कक्षा होती है, जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, समूह बना दिए जाते हैं उनके, और उनसे दूसरों के अनुभव का अनुकरण कराया जाता है। इसमें क्रमशः छात्रों को शिक्षक
और छात्र दोनों ही प्रकार के रोल खेलने पड़ते हैं, यानी कि बच्चे प्ले करते हैं और प्ले के माध्यम से सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। इसके माध्यम से एक छात्र शिक्षक बन जाता है और बाकी बचे उस समूह के छात्र उस शिक्षक के वास्तविक छात्रों का अभिनय करते हैं, है ना। यानी कि उन्हीं में से एक ग्रुप में से कोई भी बच्चा क्या करेगा, कोई भी स्टूडेंट टीचर का रोल करेगा और बाकी स्टूडेंट बन जाएंगे और शेष समूह के छात्र उस शिक्षक के वास्तविक छात्रों का अभिनय करते हैं और अपनी भावनाओं तथा अनुभव को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करते हैं, है ना। जो टीचर बना है उन्हीं का कोई सहपाठी उसके सामने अपनी भावनाएं और अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करते हैं। मैम अभिवृत्ति मतलब? हाँ, तीनों पॉइंट्स में अभी आपको बताऊंगी, रुचि, अभिरुचि और अभिवृत्ति। इससे छात्रों को अभिनय के लिए कोई अभ्यास नहीं कराया जाता, उन्हें बिना किसी अभ्यास के कोई भूमिका दे दी जाती है जिसका निर्वाह छात्रों को करना होता है ना। इसमें 3 टर्म यूज हुई है। एक है हमारा रुचि। रुचि से आप क्या समझते हैं? मैम जैसे पसंद। इच्छा। हाँ, अच्छा। जिसको जैसे जैसे पसंद होता है किसी को, कोई संगीत सुनना जैसे पसंद होता है ना। फिर अभिरुचि से क्या समझते हैं? ना पसंद हो। नहीं, ना पसंद इंटरेस्ट नहीं ना हो, हो। जो और गहराई से पसंद हो, जिसको बच्चा अच्छा। मन से करना चाहता हो, है ना। देखो मैं जी। इनके एग्जांपल्स के द्वारा आपको क्लियर करूंगी, है ना। एक होता है हमारा रुचि, यानी कि किसी काम या विषय या वस्तु को सिर्फ पसंद करना, है ना। जैसे हमें म्यूजिक सुनना पसंद होता है, हम रुचि रखते हैं कि हमें म्यूजिक सुनना है। आपकी अभिरुचि क्या होगी? आप सिंगर ही बनना चाहते हैं, है ना। रुचि क्या हुई आपकी? जैसे उदाहरण बताया मैंने आपको, अब मेरी रुचि है कि मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, पसंद है, ये मेरी रुचि हुई। लेकिन अगर मैं सिंगर बनना चाहती हूँ तो ये मेरी अभिरुचि हुई। मैम कहीं कहीं तो बोला था कि आस लगाने से उसका मतलब नहीं में हो जाता है। नहीं, ये पूरा ही अभिरुचि है, पूरा वर्ड है ये, जी क्योंकि अभी लगा है रुचि से सामने, खाली आ तो नहीं लगा है ना, जी। है ना। अब नेक्स्ट है अभिवृत्ति, यानी कि किसी काम या विषय वस्तु को पसंद करना। यह सामान्य और अस्थायी भी हो सकता है। हो सकता है आज मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा हो, लगता है कल ना लगे, है ना। आज मैं चित्र बना रही हूँ, मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है, कल ना लगे। यानी कि ये फिक्स नहीं होती है, ये बदल जाती है आपकी। आप कई बार आप किसी और चीज में रुचि ले गहरी, किसी विषय के प्रति गहरी, विशेष और स्थायी रुचि। किसी विषय के प्रति गहरी, विशेष और स्थायी रुचि, इसमें सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा होती है। जैसे कई बच्चों की कला में रुचि होती है ना, सॉरी अभिरुचि होती है ना। वो अच्छे कलाकार होते हैं, उनकी वो पेंटिंग बनाते हैं, वो बनना चाहते हैं, उनको उनका रहता है कि हमें ड्राइंग में अच्छी है हमारी, तो हमें आगे चित्रकार बनना है ना। तो ये अभिरुचि हुई। जैसे कोई छात्र है, उसको बचपन से ही गणित का शौक है, उसको गणित सब्जेक्ट विषय पढ़ना और सब्जेक्टों से अच्छा लगता है ना। यानी कि जो
लंबे समय तक चलती है, जिसमें जो पसंद होती है गहराई से, जिसको करने में मजा आता है ना। अब यानी कि छात्र को गणित पढ़ने में गहरी अभिरुचि है ना। अब नेक्स्ट है हमारा अभिवृत्ति। रुचि और अभिरुचि क्लियर हुआ। अब अभिवृत्ति यानी कि किसी कार्य को करने की प्रारंभिक क्षमता या झुकाव या योग्यता। किसी कार्य को करने की प्रारंभिक क्षमता, झुकाव या योग्यता। और ये और भी ज्यादा गहरी होती है, ये बच्चे की बाय बर्थ होती है, जन्मजात। कुछ बच्चों में होता है ना, एक गुण होता है बच्चे का, कह देते हैं कि इसको बचपन से ही ये करने का शौक था। मैम प्रारंभिक झुकाव या योग्यता, यह व्यक्ति के स्वभाव या जन्मजात गुण से जुड़ी होती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में निकल जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स का कई बार इंटरव्यू होता है या वो बताते हैं कि ये बचपन से ही बॉल के साथ खेलते थे या बैट के साथ खेलते थे। यानी कि जो जन्मजात होती है किसी बच्चे के अंदर या उसके स्वभाव से जुड़ी होती है, वो हमारी अभिवृत्ति होती है। ठीक है। अब इसका रोल क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है हमारे पात्र अभिनय का, है ना। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब बच्चे आपस में ही नाटक करके, रोल प्ले करके खेलते हैं, सीखते हैं, उनको एक भय नहीं होता है ना। उनका जो पीयर है, सहपाठी है, वो ही टीचर बने हुए हैं, है ना। आपस में स्टूडेंट बने हुए हैं, सिर्फ टीचर उनको सुपरवाइज करता है। उनको एक तरह से स्वतंत्रता होती है करने की, है ना। उनको सिर्फ छोटे छोटे उनके टास्क दे दिए जाते हैं। यानी कि एक तरह से उनका क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। एक उनका कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि संप्रेषण कौशल का विकास होता है। जो बातचीत का तरीका होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं बच्चों के, वो बढ़ते हैं। वो अच्छे से बात कर पाते हैं, उनकी झिझक खत्म होती है और सामाजिक और नैतिक मूल्यों की समझ आती है बच्चों के अंदर, है ना। और ये जो ये वाली नीति जो हुई, ये विषय को प्रभावी और रोचक बनाती है ना। बहुत बच्चे और ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15th पॉइंट, मस्तिष्क विप्लव नीति। पहले इसका नाम ही समझते हैं, यानी कि विप्लव नीति। विप्लव, वी मतलब विशेष या अलग। वी मतलब क्या हुआ, या तो विशेष या फिर अलग। और प्लव मतलब हुआ बहाव या परिवर्तन, यानी कि विशेष परिवर्तन। आप पूरा इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। विप्लव शब्द का पुरानी स्थिति को बदल देने वाला तेज परिवर्तन। पुरानी स्थिति को बदल देने वाला तेज परिवर्तन। अब इसके अंदर क्या है, मस्तिष्क विप्लव नीति, जैसा कि नाम से विदित है, यह एक ऐसी नीति है जिसमें ऐसे साधन प्रयोग किए जाते हैं जो छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति तथा चिंतन के प्रति हलचल मचा दे, है ना। यानी कि जिज्ञासु हो जाते हैं बच्चे और बहुत ज्यादा सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है। जो छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति तथा चिंतन के प्रति हलचल मचा देते हैं। इसमें छात्रों के समक्ष यानी कि छात्रों के सामने एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, जिस पर सभी छात्र स्वतंत्रता पूर्वक विचार करते हैं, वार्तालाप करते हैं तथा वाद विवाद करते हैं। शिक्षक सभी विचारों को, जो भी बच्चे डिस्कस करते हैं ना आपस में, उनको जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते रहते हैं, नोट डाउन करते रहते हैं। यानी कि शिक्षक श्याम पट पर लिखते चले जाते हैं। वाद विवाद और
चिंतन तथा वार्तालाप करते करते एक ऐसा बिंदु या अवस्था आ जाती है जब छात्र एकदम समस्या को हल कर देते हैं। मस्तिष्क विप्लव नीति छात्रों में चिंतन विकसित करती है और उन्हें समस्या के विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के प्रशिक्षण प्रदान करती है। यानी कि एक तरह से क्या अर्थ हुआ इसका? मस्तिष्क विप्लव नीति वह शिक्षण या विचार विकास की विधि है जिसमें किसी समस्या या किसी विशेष समूह में स्वतंत्र, मुक्त और रचनात्मक विचार उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें विचारों की अधिकता, यानी कि जो आइडिया होते हैं, अलग अलग जो आइडिया होते हैं, उनकी विचारों की अधिकता, क्वांटिटी ऑफ आइडियाज पर जोर दिया जाता है, न कि तत्काल आलोचना पर। उनकी आलोचना तुरंत नहीं की जाती है। आप डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं। जब किसी समस्या के समाधान हेतु समूह के सदस्य बिना आलोचना के खुले मन से अधिकतम विचार प्रस्तुत करते हैं तो उसे मस्तिष्क विप्लव नीति कहते हैं। मैडम और एक बार। जब किसी समस्या के समाधान हेतु समूह के सदस्य बिना आलोचना के खुले मन से अधिकतम विचार जब किसी समस्या के समाधान हेतु समूह के सदस्य बिना आलोचना के खुले मन से अधिकतम विचार प्रस्तुत करते हैं तो उसे मस्तिष्क विप्लव नीति कहते हैं। है ना? इससे बच्चों में क्यों इसको रखा गया, क्या एम था? रचनात्मकता का विकास होता है बच्चों में, उनके समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, उनकी जो कल्पना शक्ति है उसको प्रोत्साहन मिलता है और बच्चों के अंदर समूह सहभागिता को बढ़ावा मिलता है एक तरह से। मैडम फिर से रिपीट कर लीजिए। अच्छा, डेफिनेशन। जी जी मैम। जी मैडम। ओके। जब किसी समस्या के समाधान हेतु समूह के सदस्य बिना आलोचना के खुले मन से अधिकतम विचार प्रस्तुत करते हैं तो उसे मस्तिष्क विप्लव नीति कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी संवेदनशील प्रशिक्षण नीति। अपने नाम के अनुसार संवेदनशील प्रशिक्षण नीति वह शिक्षण नीति है जिसके द्वारा छात्रों के आपसी संबंध विकसित करके उन्हें किसी समस्या के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। इससे उनमें अहम जागता है और छात्र पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ कार्य करने लगते हैं। है ना? यानी कि संवेदनशील, यानी कि उनमें आत्मबोध, है ना? और जब वो ग्रुप में कार्य करते हैं एक तरह से बच्चों में सहनशीलता भी बढ़ती है ना? यानी कि जब बच्चे दूसरों की बातों को सुनने में भी सक्षम बन पाते हैं, है ना? कुछ बच्चे होते हैं कि दूसरों को सुनते ही नहीं है, अपनी अपनी सुनते हैं, या फिर कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि खुद की चलाने की आदत होती है, हैबिट होती है ना, होते हैं, हर प्रवृत्ति होती है बच्चों की, नेचर होती है। या फिर
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपना ही सही लगता है, तो जब ऐसे बच्चे और बच्चों के साथ यानी कि ग्रुप में काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं संवेदनशील बनते हैं, है ना। दूसरों को सुन पाने की शक्ति, दूसरों को समझ पाने की शक्ति उनकी बढ़ती है ना। तो इसलिए इसमें और वो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, जो काम वो कर सकते हैं उसको करने का एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ता है, उनके एक अंदर से इच्छा शक्ति होती है जो बढ़ती है कि वो उस कार्य को या फिर जो टास्क उन्हें मिला है वो उसको आसानी से कर सकते हैं। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जिस प्रशिक्षण नीति में व्यक्ति समूह अनुभवों के माध्यम से जिस प्रशिक्षण नीति में व्यक्ति समूह अनुभवों के माध्यम से अपने व्यवहार, भावनाओं एवं दृष्टिकोण को समझता और सुधारता है, उसे संवेदनशील प्रशिक्षण नीति कहते हैं। इससे बच्चों में आत्म जागरूकता का विकास होता है, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता आती है, सामाजिक और भावात्मक विकास होता है और समूह में सहयोग और सामंजस्य की भावना विकसित होती है और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारी 17th स्वतंत्र अध्ययन नीति। मैम इसको रिपीट कर दीजिए। डेफिनेशन को जी। अच्छा, जिस प्रशिक्षण नीति में व्यक्ति समूह अनुभवों के माध्यम से अपने व्यवहार, भावनाओं एवं दृष्टिकोण को समझता और सुधारता है, उसे संवेदनशील प्रशिक्षण नीति कहते हैं। तुम गेहूं ले जाओ। ले जाओ। चलिए आगे चले। मैम इससे बच्चों में आप डेफिनेशन ही दोबारा लिखने के लिए बोल रहे हैं क्या? अभी जो आगे बोला है ना, प्रशिक्षण नीति कहते हैं, इसके आगे भी तो बोला है, इसमें इससे बच्चों में क्या क्या होता है। अच्छा, एक तो क्या होता है ना, बच्चों में आत्म जागरूकता का विकास होता है, जी। यानी क्या होगा, उद्देश्य क्या हुआ इस नीति का, और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित होती है। सेकंड, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, सामाजिक एवं भावात्मक विकास,
सम कहा जाता है। इसमें छात्र स्वयं स्वतंत्र रूप से अकेले या छोटे छोटे समूह में कार्य करते हैं। इस छात्र केंद्रित विधि में शिक्षक इतनी क्षमता पैदा करने का प्रयास करता है कि वे स्वाध्याय, है ना, यानी कि जो टीचर होते हैं, जो आपके शिक्षक होते हैं, आप बच्चे के अंदर, छात्र के अंदर इतनी क्षमता पैदा करने का प्रयास करते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वे स्वाध्याय कर सके। स्वाध्याय मतलब आपने पढ़ा था, मैंने जो ये बताया था आपको, मैंने बोला था नाम अंडरलाइन करें और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़े, है ना। यानी कि जो अभिकर्मित अनुदेशन नीति है वो किसने दी है? स्किनर और क्राउचर थे। इसमें छात्रों को, जो स्किनर है ना, इनका भी बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन में, पॉलिसी में। इसमें छात्रों को पाठ्य वस्तुओं को छोटे छोटे पदों में पढ़ाना तथा अपनी अनुक्रिया लिखना होता है। छात्र अनुक्रिया के माध्यम से नया ज्ञान, नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है और साथ ही अपने उत्तरों की, यानी कि जो आंसर्स होते हैं उनकी शुद्धता के विषय में जांच करता है। इसमें सही अनुक्रियाओं को पुनर्बलन कराया जाता है। जो बच्चे सही क्रियाएं करते हैं उनको पुनर्बलन, यानी कि उनको जैसे शाबाशी देकर, उनके अच्छे काम को अंक देकर या कोई पुरस्कार देकर पुनर्बलन कराया जाता है। तो आप अगर जैसे ये हमारी हुई अभिकर्मित अनुदेशन, वह शिक्षण पद्धति है जिसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे क्रमबद्ध चरणों में प्रस्तुत किया जाता है और विद्यार्थी स्वयं प्रतिक्रिया, है ना, स्वयं रिस्पॉन्स देकर सीखता है। प्रत्येक सही प्रतिक्रिया पर उसे तत्काल प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक मिलती है। यानी कि जिस अनुदेशन प्रणाली में सीखने की सामग्री को तार्किक क्रम में विभाजित कर विद्यार्थी से प्रतिक्रिया लेकर तत्काल सुधार और पुनर्बलन दिया जाता है, उसे अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन लिखो, थोड़ा क्लियर हो जाएगी ये ना।
जिस अनुदेशन प्रणाली में सीखने की सामग्री को तार्किक क्रम में विभाजित कर मैम क्या? जिस अनुदेशन प्रणाली में सीखने की सामग्री को तार्किक क्रम में विभाजित कर जिस अनुदेशन प्रणाली में सीखने की सामग्री को तार्किक क्रम में विभाजित कर विद्यार्थी से प्रतिक्रिया लेकर तत्काल सुधार विद्यार्थी से प्रतिक्रिया लेकर तत्काल सुधार और पुनर्बलन दिया जाता है, उसे अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यानी कि जो बच्चा कार्य करता है उसको तुरंत उसका फीडबैक दिया जाता है, कैसा काम किया है, कितना अच्छा किया है, कितना कहाँ कमी रह गई है, और उसको तुरंत ही जब फीडबैक मिल गया तो बच्चा तुरंत ही उसको सुधार भी लेता है। मैम तत्काल सुधार और पुनर्बलन दिया जाता है। यानी कि बच्चे टीचर एक तरह से टास्क देते रहते हैं बच्चों को, बच्चे सोल्व करते हैं, तुरंत सर चेक करते हैं और जहां कहीं मिस्टेक रहती है उसको सुधार दिया जाता है। मैम अनुक्रियाओं तथा पुनर्बलन पे एक बार फिर से कुछ बता दीजिए इसको। अच्छा, थोड़ा सा मतलब क्या होता है ये जी जी पुनर्बलन, है ना। पुनर्बलन एक तरह से ये होता है जैसे बच्चों को ना प्रोत्साहित करते हैं हम करने के लिए। अब जैसे स्कूल्स में क्या चलता है, पुरस्कार दिए जाते हैं बच्चों को, या फिर एक तरह से जो मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों को, है ना। और जब अच्छा काम करते हैं तो छोटे बच्चों को क्या करती है टीचर्स, ट्रॉफी ड्रॉ करके देती है, सिंपल, वो उसी से खुश हो जाते हैं, है ना। यानी कि उनको एक तरह से प्रोत्साहन मिल जाता है ना। यानी कि वो और अच्छा करते हैं। फिर टॉफी हालांकि उनको देखो रियल में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप उनकी, छोटे बच्चों का होता है ये, है ना, बड़े बच्चों को फिर गिफ्ट समझ में आने लगते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, तो वो एक नोटबुक पे प्रिंटेड आइसक्रीम को देख के ही खुश हो जाते हैं, है ना, और फिर और अच्छा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, है ना। तो उनको, और वो इस वाली जो टर्म में क्या होता है, इस मेथड में तुरंत दिया जाता है। वो कक्षा में जब बच्चे करते रहते हैं ना, जो डेली का उनका वर्क चलता रहता है, कई बच्चे अच्छा करते हैं तो उनको मैम शाबाशी देती है, गुड, वेरी गुड, ये सब पुनर्बलन में ही आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सरस्वती यात्राएं अथवा शैक्षिक पर्यटन। सच्चे शिक्षण का एक अति ही संपन्न साधन सरस्वती यात्रा अथवा शैक्षिक पर्यटन है। सरस्वती यात्रा से केवल छात्रों को शैक्षणिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वरन उन्हें वास्तविक ज्ञान का प्रयोग करने का भी अवसर मिलता है। यानी कि वास्तविक ज्ञान का भी अवसर प्राप्त होता है, उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। आपने देखे होंगे ना, जो छोटे छोटे जो ट्रिप जाते हैं, है ना, तो ये जो ट्रिप जाते हैं बच्चों के, कोई एजुकेशन ट्रिप जाता है ना, और कुछ ऐसे ही बच्चों को एज ए पिकनिक ले जाते हैं, तो ये सब भी एक हमारी क्या है, हमारी एजुकेशन का हिस्सा है, पार्ट है। ये ऐसे ही ये नहीं हुआ कि ये सिर्फ एक चलन चल रहा है ना। यानी कि बच्चों को अवेयर कई बार होता है, बच्चों को म्यूजियम लेके जाते हैं, है ना, तो वो पुरानी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर किस म्यूजियम में वो गए हैं उनके बारे में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इससे बच्चों का जो ज्ञान होता है वो बढ़ता है, बढ़ोतरी होती है।
है ना। अब जैसे बच्चों को दिल्ली लेके गए तो दिल्ली में लाल किला, रेड फोर्ट दिखाया, उसके बारे में बच्चों को ज्ञान हुआ, है ना। एक तरह से हिस्टोरिकल उनकी एजुकेशन बढ़ी। फिर वहीं पे उनको महात्मा गांधी म्यूजियम में बच्चों को घुमाया, तो बच्चों ने महात्मा गांधी के बारे में जाना, है ना। तो इसलिए ये जो भ्रमण होते हैं छोटे छोटे, ये एक हमारी एजुकेशन के ही पार्ट होते हैं, है ना। एक क्या होता है, एक बच्चों का एक तरह से एक एंटरटेन भी हो जाता है उनका। वो जब दिन भर हर रोज क्लास में पढ़ते रहते हैं, तो जब वो बाहर भी जाते हैं तो एक जो स्कूल का मोटिव होता है वो यही रहता है वहां पर भी, कि बच्चा कुछ ना कुछ सीखे, लर्न करता रहे वो हमेशा। तो ये भी एक हमारी टीचिंग मेथड का ही एक पार्ट है, जो हमारे छोटी छोटी यात्राएं होती है। तो जैसे सरस्वती यात्रा विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज हेतु शैक्षिक स्थलों जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, आश्रम, विश्वविद्यालय, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल आदि की योजना बनाकर यात्रा कराई जाती है, ताकि वे प्रत्यक्ष अनुभव से सीख सके, डायरेक्टली वहां जाकर डायरेक्ट देखकर चीजों को सीख सके। यानी कि जब विद्यार्थी को ज्ञान वृद्धि एवं अनुभवात्मक अधिगम के लिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा कराई जाती है तो उसे सरस्वती यात्रा विधि कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 20 समूह शिक्षण उपागम। यहां तक सबको क्लियर है? डेफिनेशन तो नहीं, डेफिनेशन लिखवाओ सरस्वती यात्रा वाली, यात्राएं जो होती है। चलो हाँ फिर मैडम। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी समूह शिक्षण उपागम। शिक्षा के क्षेत्र में समूह शिक्षण उपागम काफी लोकप्रिय होता है, काफी लोकप्रिय होता, ये लास्ट है शायद हमारा। समूह शिक्षण उपागम, शिक्षा के क्षेत्र में समूह शिक्षण उपागम काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस विधि में विषय के विभिन्न उप विभागों के विशेषज्ञ शिक्षण प्रदान करते हैं। एक कक्षा में एक ही विषय में 2 या 2 से अधिक शिक्षक समूह के रूप में पहुंच जाते हैं, है ना, और अपने अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। एक शिक्षक प्रकरण के विषय में व्याख्यान देता है और सैद्धांतिक यानी कि प्रिंसिपल्स बातें बताता है, और दूसरा शिक्षक प्रयोगशाला में प्रयोग करने की व्यवस्था करता है, और तीसरा शिक्षक श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग उस उपकरण को स्पष्ट करने में करता है, और इस प्रकार से सभी शिक्षक शिक्षण कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। इस प्रकार से छात्रों को इस उपागम के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसके प्रमुख रूप है दूसरे शिक्षकों के साथ सिंपोजियम की भांति या पैनल वार्तालाप, है ना, जो आजकल जैसे प्रोजेक्टर वगैरह यूज करके बच्चों को जो पढ़ाया जाता है ना। इसमें क्या होता है, समूह शिक्षण उपागम में वह शिक्षा का वह दृष्टिकोण है जिसमें विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटकर शिक्षण कार्य कराया जाता है। विद्यार्थी आपस में सहयोग, चर्चा और सहभागिता के माध्यम से सीखते हैं। यानी कि जिस शिक्षण उपागम में विद्यार्थी समूह में मिलकर कार्य करते हैं तथा एक दूसरे से सीखते हैं, उसे समूह शिक्षण उपागम कहते हैं। इससे बच्चों में, छात्रों में सहयोग एवं सहकार्य की भावना विकसित होती है। सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल का विकास होता है। सक्रिय अधिगम को बढ़ावा मिलता है। नेतृत्व क्षमता का विकास होता है और व्यक्तिगत अंतर का समाधान होता है। मैम डिफिनेशन एक बार फिर से बोल दीजिए। ओके। जिस शिक्षण उपागम में विद्यार्थी
जिस शिक्षण उपागम में विद्यार्थी समूहों में मिलकर कार्य करते हैं तथा एक दूसरे से सीखते हैं, उसे समूह शिक्षण उपागम कहते हैं। इससे छात्रों में सहयोग एवं सहकार्य की भावना विकसित होती है। इससे छात्रों में सहयोग एवं सहकार्य की भावना विकसित होती है। सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल का विकास होता है। सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल का विकास होता है। छात्र अधिक सक्रिय अधिगम को बढ़ावा कर देते हैं, यानी कि उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है। नेतृत्व क्षमता का विकास होता है और उनका व्यक्तिगत भी रूप से विकास होता है छात्रों का। जैसे योग शिक्षा में इसका उपयोग हो सकता है समूह में आसन अभ्यास करना, प्राणायाम समूह प्रदर्शन करना, योग दर्शन पर, है ना। योग शिक्षा में क्या यूज हो सकता है, क्या उपयोग कर सकते हैं, जैसे समूह में आप सभी ग्रुप बनाए और आसन करें, अभ्यास करें, प्राणायाम समूह प्रदर्शन करें, योग दर्शन पर समूह चर्चा करें, या फिर योग शिविर लगाएं, गतिविधियां करें, है ना। 3 दिन का 1 वीक का, या फिर संडे टू संडे आप शिविर लगाए, कैंप लगाए। तो आप अभी आज आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। आज वैसे आपको टीचिंग करनी थी, मैंने आपको दिया हुआ था काम ना। तो अभी आपका सारा क्लियर हुआ ना? कोई आपको ऐसे रिवीजन की नीड तो नहीं है ना? अच्छा था सब्जेक्ट, तो मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा आप लगा। तो, है ना, अच्छा था ना सब्जेक्ट? हाँ, कोई कुछ के, अच्छा अच्छा। तो अभी आप मुझे बताएं, आप थोड़ा थोड़ा क्या अपने आप से क्या आपने कौन सा पॉइंट्स आपने सोचा अपने मन में कि हम लोग कल टीच करें? अभी है हमारे पास टाइम ना? अन्वेषण हाँ, अर्जुन सर कुछ कह रहे हैं। अन्वेषण नीति। आप हाँ बताएं, चलिए भाई ध्यान से सब अर्जुन सर को सुनेंगे, ठीक है? बताइए। अन्वेषण अन्वेषण नीति में छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं। इसमें छात्र ज्यादा एक्टिव रहते हैं और शिक्षक थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। अच्छा, तो इसमें शिक्षक केवल प्रत्यक्ष और छात्र जो अलग रास्ते में भटकने जाने से शिक्षक को बड़ा रोकते हैं। और इसके छात्र जैसे जैसे कार्य कार्य तथा प्रयोग करते जाते हैं, उसके नए नए ज्ञान का प्राप्त होता है या नवीन ज्ञान का प्राप्त होता है। और इस नीति के प्रवर्तक तथा इन नीति के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। गुड, चलिए। और भी चलिए सर, थैंक यू सर। आप बताइए, आप में से कौन और बताएंगे, कुछ भी थोड़ा सा बताएंगे आज, है ना, कि आपको कोई मैडम टॉपिक मिला तो आप, स्वतंत्र अध्ययन नीति और आपको एक ऐसे बार थोड़ा एक्सप्लेन करना है जैसे आप टीचर हैं और आप, हम सब आपके स्टूडेंट हैं। अब बताइए कौन सा आप मेथड बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे आज आप हमें? मैम, प्रोजेक्ट मेथड, हाँ जी, परियोजना विधि। हाँ बताइए। मैम, इसमें एक एक्टिविटी दिया जाता है बच्चों को। ग्रुप में पहले ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, फिर उस एक एक्टिविटी दिया जाता है। ये भी स्टूडेंट सेंट्रिक है मेथड, और ये डेवलप हुआ है जॉन डूई, उन्होंने डेवलप किया था इसको।
हाँ, ये इसको है डेवलप लर्निंग किया था जॉन डीवी के स्टूडेंट थे किलपैट्रिक, किलपैट्रिक, उन्होंने यस। प्रोजेक्ट मेथड दिया था। हाँ ओके, ये है एक्चुअली लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने सीखना हाँ, सीखने का। प्रोजेक्ट विधि में एक समस्या ली जाती है, पहले एक जी सिचुएशन मैम। दी जाती है, फिर उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं प्रोजेक्ट का, है ना। हाँ, और जी मैम। बताइए। मैम इसमें रियल लाइफ कनेक्शंस भी दिया जाता है, जैसे कि आप एक्सपीरियंस से क्या लर्न करते हैं, हाँ और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है, जैसे कि क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के लिए। फिर जैसे कि सपोज अब हम देख रहे हैं बच्चों को, एग्जाम्पल मैम, अगर इधर उधर कुछ लिटर्स हैं तो कैसे अपने सराउंडिंग को हम क्लीन रख सकते हैं। तो बच्चों को वो कार्य दिया जाता है कि वो आप लोग क्या करोगे उसके लिए। तो देन मैम ये और एक सिचुएशन जैसे हो सकता है क्लीनलीनेस, वही हो जाए, कैसे आप अपने सराउंडिंग को क्लीन रखोगे। देन मैम एक पर्पस बच्चों को टीचर के द्वारा दिया जाता है कि आप पर्पस एक ले लो, व्हाट इज योर पर्पस, हाउ आर यू गोइंग टू क्लीन योर सराउंडिंग, हाँ, एक एग्जाम्पल तरह से जैसे। हाँ, एक तरह से ये एक प्रॉब्लम दे दी बच्चों को, ये प्रॉब्लम है क्लीनिनेस की, आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। फिर जी बच्चा मैम। इस प्रॉब्लम को आगे करेगा। हाँ, आप सही बता रहे हैं, और बताएं। उसके बाद प्लानिंग, बच्चा वो प्लान कैसे करेगा, मतलब अभी क्लीनलीनेस तो हमारा हो गया पर्पस, बट वो प्लान कैसे करना है। जी, उसके बाद हो गया आपका एग्जीक्यूशन, प्लानिंग के बाद हम करेंगे कैसे उसको। गुड। देन हो गया आपका इवैल्यूएशन, फिर उसके बाद हमने जो किया है कैसे किया है, वो सही किया है गलत किया है, और क्या हम कर सकते हैं ज्यादा बेहतर, वो होगा। देन उसके बाद होगा हमारा रिकॉर्डिंग मैम, मतलब हमने जो जो किया है उसको रिकॉर्ड करके फाइल में रखना है, सो दैट हाँ, फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें हेल्पफुल हो सकता है। हमें हेल्पफुल हो सकता है ना। और एक तरह से हमारा, जैसे स्टूडेंट्स क्यों रखते हैं इसको प्रोजेक्ट की तरह से, उनका चेक होता है, उनको मार्क्स दिए जाते हैं उसके, है ना। एक प्रॉपर वे जी बन मैम। जाता है। आपने क्लीनिंगनेस में क्या यूज किया, कौन सा सैनिटायर यूज किया, कैसे आपने बच्चों को समझाया, कैसे बिफोर आफ्टर हैंड वॉश का तरीका, तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप आप उसमें रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, गुड। जी